एवरीवन, आई एम स्वाति, योर मैथ्स एजुकेटर। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, सम बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन एंड सम प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटीग्रेशन होता क्या है। इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब कि जैसे हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते थे, इंटीग्रेशन बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फंक्शन का अपोजिट है। सपोज मेरे पास कोई एक fx फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ, डेरिवेटिव जिसे हम f डैश x लिखते हैं, राइट, डेरिवेटिव। सिमिलरली इस f डैश फंक्शन का अगर हमें यही फंक्शन वापस चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम उस फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे हमारे डेरिवेटिव करने के प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं बच्चे। सिमिलरली इंटीग्रेट करने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, राइट। जो ये प्रोसेस होता है हम इसे कहते हैं इंटीग्रेशन, और हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका किसी भी फंक्शन का हम इंटीग्रल कर रहे हैं, राइट। जिसे हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सपोज करो मेरे पास एक फंक्शन है sin x, अगर हम sin x का डेरिवेटिव करते हैं बच्चे, तो आई थिंक सबको पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, राइट। सिमिलरली sin x का जब हम ने डेरिवेटिव किया तो हमें मिला cos x। सिमिलरली अगर हम cos x का इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, sin x। सो इसीलिए कहते हैं कि जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो बिल्कुल अपोजिट होता है किसका, डिफरेंशिएशन का, राइट। सो हमने इसका क्या किया, यहाँ पर हमने इंटीग्रल किया। इसे हम इंटीग्रल भी बोलते हैं बच्चे, और एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं कि हमने क्या किया, इसका एंटी डेरिवेटिव किया, राइट। सो जैसे मैंने यहाँ पर cos x का ये सिंबल होता है आपका इंटीग्रल का, अगर मैंने cos x का इंटीग्रल किया तो हमें क्या मिला बच्चे, sin x, राइट। सो कोई भी एक फंक्शन अगर हमें गिवन है और अगर हमें उसका इंटीग्रल करना है, सो हमें क्या करना होगा, बिल्कुल अपोजिट ऑफ किसका, डेरिवेटिव का अपोजिट फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। सो देखो, अगर सपोज करो मेरे पास कोई एक फंक्शन है बच्चे, f x कोई एक फंक्शन है, सपोज कीजिए x स्क्वायर, राइट। अगर हम इस x स्क्वायर फंक्शन का हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आपको पता है, एक पावर कम हो जाती है, आगे पावर आ जाती है, और एक पावर हमारी क्या हो जाती है, n-1 हो जाता है, राइट। तो ये पावर 1 हो जाएगी, तो 2x हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर डेरिवेटिव आ गया x स्क्वायर का। सिमिलरली अगर मैं इसी फंक्शन का बच्चे क्या करूं, इंटीग्रल करूं 2x फंक्शन का, तो हमें क्या मिलना चाहिए, x स्क्वायर मिलना चाहिए, राइट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल अपोजिट है डेरिवेटिव का, तो यहाँ पर पावर क्या हो रही थी, यहाँ पावर एक कम हो रही थी, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, हमारी पावर ऐड हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पर एक पावर ऐड होके क्या बन गया, 2 बन गया, और नीचे भी हमारा 2 आएगा। ये कैसे आया, मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगी अभी। जैसे कि हमारे पास होता है xn+1 डिवाइडेड बाय n+1। क्योंकि मैंने यहाँ पर 2 क्यों लगाया बच्चे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एग्जैक्टली x स्क्वायर फंक्शन चाहिए, राइट। 2 से 2 कैंसिल, हमें मिल गया x स्क्वायर। अब सपोज करो मैं एक फंक्शन और ले रही हूँ x स्क्वायर प्लस 5, राइट। अगर हम इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं बच्चे, तो भी हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, राइट। तो भी हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा। अगर मैं एक फंक्शन और ले रही हूँ, सपोज कीजिए हम फंक्शन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस 7, राइट। अगर हम x स्क्वायर प्लस 7 कर रहे हैं तो भी हमें डेरिवेटिव क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है, राइट। सो इस 2x का अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रल कर रहे हैं, तो हमें अगेन यहाँ पर क्या मिल रहा है, x स्क्वायर मिल रहा है, राइट। सिमिलरली इस फंक्शन का कर रहे हैं तो भी हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, x स्क्वायर मिल रहा है। तो अगर हम ऐसे देखें तो फंक्शंस हमारे यहाँ पर fx फंक्शन, यहाँ पर fx x स्क्वायर है, या x स्क्वायर प्लस 5 है, या x स्क्वायर प्लस 7 है, लेकिन इंटीग्रेशन जब हम कर रहे हैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव का, तो हमें फंक्शन क्या मिल रहा है बच्चे, फंक्शन हमें मिल रहा है यहाँ पर x स्क्वायर x स्क्वायर x स्क्वायर। सो इट मीन्स कि इस जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कुछ तो चीज मिसिंग है यहाँ पर, राइट। तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज करते हैं सम कांस्टेंट c,
क्या यूज करते हैं? सी। इस सी को हम बच्चे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों यूज किया हमने? क्योंकि हम जब देख रहे हैं एक फंक्शन हमें गिवन है, उसके साथ कुछ कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव तो हमें वही मिलेगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो हमें फंक्शन जो मिल रहा है एफ डैश एक्स, यहाँ पर जो मिल रहा है डेरिवेट करने के बाद, वो 2x मिल रहा है यहाँ पर। और जब हम इसको इंटीग्रल कर रहे हैं 2x फंक्शन को, तो हमें हर बार क्या मिल रहा है? x स्क्वायर। तो यानी कि समथिंग इज मिसिंग ओवर हियर, तो इसीलिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं सी, राइट। अगर मैं बच्चे इसका एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिखाना चाहूँ आपको, तो सपोज करो मेरे पास ये एक्स स्क्वायर का आपको, आई होप आपको पता होगा, ऐसा पैराबोला होता है एक्स स्क्वायर का ग्राफ, राइट। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 का समथिंग कुछ ऐसा होगा, राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 5 और एक्स स्क्वायर प्लस 7 का कुछ ऐसा होगा कर्व, राइट। सो जब हम इस फंक्शंस का इंटीग्रल करते हैं तो हमें क्या मिलता है बच्चे? एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। फैमिली ऑफ कर्व किसका हमें फैमिली ऑफ कर्व मिल रहा है बच्चे? ये इंटीग्रल किसी फंक्शन का जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं, ये हमारा इनडेफिनेट इंटीग्रल कहलाता है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का जब हम किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। अब ये इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या है, हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं। चलिए मूव करते हैं। इंटीग्रल बच्चे दो टाइप के होते हैं, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स एंड डेफिनेट इंटीग्रल्स। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है? जहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती है किसी भी फंक्शन का। अब अगर किसी भी फंक्शन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो वहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती है। क्या नहीं होती है? लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट, राइट। सपोज कोई भी एक फंक्शन ले लेते हैं हम, sin x इंटू dx, इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिला cos x प्लस c, राइट। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है बच्चे? डेफिनेट इंटीग्रल जो होता है वो किसी भी फंक्शन को हम पर्टिकुलर रेंज के अंदर इंटीग्रेट करते हैं। मतलब यहाँ पर एक अपर लिमिट भी होगी, एक लोअर लिमिट भी होगी। क्या होगी? यहाँ पर आपके पास एक अपर लिमिट भी होती है और लोअर लिमिट भी होती है। जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, इंटीग्रल कर रहे हैं हम उसकी अपर लिमिट भी गिवन है, लोअर लिमिट भी हमें गिवन है, और हमारे पास वो फंक्शन भी गिवन है। सपोज कोई एक fx फंक्शन है, तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें एक जो वैल्यू मिलेगी बच्चे, वो एक कांस्टेंट नंबर मिलेगी। क्यों कांस्टेंट क्यों मिलेगी हमें? क्योंकि हमारे पास एक उसकी अपर लिमिट भी है और लोअर लिमिट भी है। हम उसको इंटीग्रेट जो कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कर रहे हैं, राइट। सो जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को अगर जब हम इंटीग्रल करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम फंक्शन मिलता है, और साथ में हम वहां पर ऐड करते हैं कांस्टेंट हमने देखा क्यों ऐड करते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? क्योंकि हमें फैमिली ऑफ कर्व मिलता है जब हम किसी भी फंक्शन का इंटीग्रल करते हैं। यहाँ पर हमें कांस्टेंट रिजल्ट मिलता है। यहाँ पर हम ऐड नहीं करते हैं किसे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को। क्यों नहीं ऐड करते हैं बच्चे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा रिजल्ट होता है वो ऑलरेडी कांस्टेंट की फॉर्म में होता है, राइट। आई होप आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर, राइट। इस वीडियो में हम इनडेफिनेट को ही आगे फॉरवर्ड करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस में हम डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में भी पढ़ेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि सपोज कोई एक फंक्शन हमारे पास गिवन है जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन फाइंड कर रहे हैं, fx प्लस c हमें मिल रहा है। तो इस फंक्शन के अंदर जो आपका ये fx होता है बच्चे, इसे हम बोलते हैं इंटीग्रैंड, राइट, इंटीग्रैंड। और fx जो होगा आपका, ये आपका क्या है? एंटी डेरिवेटिव, राइट। और इसे हम क्या कह सकते हैं? प्रिमिटिव। c आपको पता है कांस्टेंट ऑफ
इंटीग्रेशन, राइट। और f इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स, ये जो पूरा आपका है ये क्या कहलाता है, ये क्या होता है हमारा इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। और x यहां पर आपका क्या है बच्चे, x है हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। आई होप ये टर्मिनोलॉजीज आपको समझ आई होंगी। हम इस किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। fx आपका एंटी डेरिवेटिव प्रिमिटिव जो हमारा सॉल्यूशन आया, और c हमारा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की तरफ मूव करते हैं। सपोज आपने अभी देखा कि हमारे पास किसी भी फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, अपोजिट होता है डेरिवेटिव का, उस फंक्शन के डेरिवेटिव का अपोजिट होता है। तो सपोज अगर मेरे पास कोई एक फंक्शन है जिसका हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव कर रहे हैं, सो हम क्या करते हैं xn+1। तो बेसिकली हम जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम एक पावर को कम करते हैं, पावर लेस करते हैं, लेस पावर, राइट। लेकिन जब हम उसी फंक्शन का इंटीग्रल करेंगे तो हम पावर को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एक पावर को ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सपोज कीजिए हमारे पास x² है, अगर मैं इस x² का डेरिवेटिव कर रही हूँ बच्चे, तो हम क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है और हम क्या कर देते हैं, उस फंक्शन में से x की उस पावर में से एक पावर को कम कर देते हैं, राइट। सो सिमिलरली जब हम इस फंक्शन का xn+1 डिवाइडेड बाय n+1 इस फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, xn, राइट। अगर इसी फंक्शन का xn फंक्शन का जब हम क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, xn+1 डिवाइडेड बाय n+1, क्योंकि क्या है, xn का ही अपोजिट क्या होगा, xn+1 डिवाइडेड बाय n+1 प्लस c। ये कैसे आया फंक्शन, ये कैसे फॉर्मूला हमारा जनरेट हुआ। सपोज हमारे पास कोई फंक्शन है 2x, अगर मैं इस फंक्शन का इंटीग्रल करूंगी तो बच्चे मुझे क्या मिलना चाहिए, 2x, हमें 2x² मिलना चाहिए। x² हमें कैसे मिलेगा, जब इस फंक्शन का हम इंटीग्रल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 बाहर आ गया, x², और क्योंकि यहाँ पर जब डेरिवेटिव करते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर को, तो ऑब्वियस सी बात है जब हम इंटीग्रल करेंगे तो वो पावर को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये पावर से पावर कैंसिल, यहाँ पर इस 2 से ये 2 कैंसिल, और यहाँ पर हमें क्या मिल गया, x²। तो इसी से हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हुआ है, xn into dx, इंटीग्रेशन ऑफ xn into dx इज इक्वल टू x raised to the power n+1 divided by n+1 plus c, राइट। अब सेकेंड है हमारा, अगर मेरे पास फंक्शन sin x है, sin x का डेरिवेटिव सबको पता है cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चे, sin x plus c। सिमिलरली अगर मेरे पास क्या है फंक्शन माइनस cos x है, माइनस cos x का डेरिवेटिव होता है sin x, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस c। सिमिलरली आपके पास tan x का डेरिवेटिव होता है sec²x, तो sec² x का इंटीग्रल क्या होगा बच्चे, tan x प्लस c। सो आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉर्मूला याद करने की, रटने की जरूरत नहीं है। अगर आपके डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है और डेरिवेटिव के आपके फॉर्मूलाज आपको याद हैं तो आप ये फॉर्मूलाज इजीली जनरेट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। सिमिलरली बाकी हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके बिल्कुल अपोजिट जो डेरिवेटिव होगा जिस फंक्शन का, उसी का बिल्कुल अपोजिट इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो हमें फंक्शन मिल जाएगा, राइट। सिमिलरली हमारे ये बाकी इंटीग्रल है, फॉर्मूलाज हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इन्हें। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे अगर डेरिवेटिव ऑफ e ऑफ x करते हैं तो हमें e ऑफ x मिलता है। सिमिलरली e ऑफ x का अगर इंटीग्रल करेंगे तो हमें e ऑफ x प्लस c ही मिलेगा। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का
इंटीग्रल क्या होगा, log ऑफ मोड ऑफ x। मोड ऑफ x क्यों लिया है, क्योंकि जो डोमेन होगी पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिया है, x की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी, यहाँ पर हमने मॉड यूज किया है। डेरिवेटिव ऑफ a ऑफ x अपॉन log ऑफ a इज इक्वल टू a ऑफ x होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ a ऑफ x इज इक्वल टू a ऑफ x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c होगा, राइट। सिमिलरली अब हम कुछ प्रॉब्लम की ओर मूव करते हैं। जितने भी हमने फॉर्मूलाज देखे हैं उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक क्वेश्चन है x क्यूब इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू dx, राइट। यहाँ पर हमारा सिंपल फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, इंटीग्रेशन ऑफ xn इंटू dx का। कैसे, अभी देखते हैं। xn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 और हमारा प्लस में c, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो चलेगा ही, राइट। अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें बच्चे, तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इस डिनोमिनेटर पार्ट को न्यूमरेटर के हर एक की जो वैल्यूज है इसके नीचे लिख दें, तो हम कुछ इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं ऐसे, राइट। देखिए ये इंटीग्रेशन का की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। अगर हमारे पास एक कोई फंक्शन है, सपोज हमारे पास कोई एक फंक्शन गिवन है fx प्लस gx, सो हम इंडिविजुअली दोनों फंक्शन में इंटीग्रेशन लगा सकते हैं, राइट। यही प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पर यूज की है। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका x इंटू dx, इंडिविजुअल मैंने इंटीग्रेट कर दिया। ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर हम इसको x रेज़ टू की पावर माइनस 2 इंटू dx लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को, इंटीग्रल निकालते हैं, इसका x है, x का जब हम करेंगे तो क्या होता है, एक पावर ऐड हो जाती है, तो x क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 प्लस c1, राइट। सिमिलरली हम सेकेंड वाले का करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 प्लस 1 प्लस c2। क्योंकि इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, इसका कांस्टेंट वैल्यू आया, इसको इंटीग्रेट किया, इसके कांस्टेंट वैल्यू c आए, इसलिए हमने इसे c1 c2 नाम दे दिया। अब मैं इसे यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, x स्क्वायर बाय 2, राइट, प्लस c1 माइनस ये क्या हो जाएगी वैल्यू x रेज़ टू की पावर माइनस 1 और ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 प्लस c2। माइनस 1 ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, x स्क्वायर प्लस c1 माइनस प्लस x माइनस 1 प्लस c2, राइट। अब देखिए ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस c1 प्लस माइनस 1 है, इट मींस x रेज़ टू की पावर माइनस 1 का मतलब क्या हुआ 1 अपॉन x प्लस c2। अब c1 c2 दोनों ही कांस्टेंट है, तो मैं इसे बड़ा c लिख सकती हूँ, c1 प्लस c2, राइट। कांस्टेंट वैल्यूज है, हम दोनों को कांस्टेंट, दो कांस्टेंट को ऐड करके भी तो कांस्टेंट मिलेगा। सपोज मेरा ये कांस्टेंट अज्यूम करो 5 है, ये कांस्टेंट मेरा 6 है, दोनों को ऐड करके 11 मिलेगा, विच इज आल्सो अ कांस्टेंट, तो मैं एक बड़ा कांस्टेंट लिख सकती हूँ, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस c। सो आपने जब इसको इंटीग्रेट किया तो हमें क्या मिला, x स्क्वायर प्लस 1 बाय x प्लस c। सो दिस इज योर इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। सपोज हमारे पास है x रेज़ टू की पावर 2/3 प्लस 2 e रेज़ टू की पावर x माइनस 1 बाय x इंटू dx, राइट। सिंपल हम वो कर लेते हैं, प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, है ना। प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन। इंडिविजुअल हर फंक्शन पे हम इंडिविजुअल इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं और इसको इंटू dx लिख लेते हैं, जो हमारा वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है, राइट। यहाँ पर हम सिंपल वही फॉर्मूला लगाएंगे xn का। xn इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ xn इंटू dx इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c, राइट। सो यहाँ पर जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस 3 2/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2/3 प्लस 1 प्लस c1 प्लस, अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आपका बाहर आ जाएगा 2 और इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू की पावर x माइनस 1 अपॉन x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है,
1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, log mod x प्लस c। तो यही हम लगा देंगे log mod x प्लस c 2 ले देते हैं ना हम इसे। अभी हमने इसको इंटीग्रेट नहीं किया, अभी हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e रेज़ टू की पावर x प्लस c, राइट। यही हम यहाँ यूज कर लेते हैं। ये आपका कितना हो जाएगा 5/3। सिमिलरली ये भी आपका कितना हो जाएगा 5/3 प्लस c1 प्लस 2 e रेज़ टू की पावर x हो जाएगा 2 इंटू e रेज़ टू की पावर x माइनस लॉग ऑफ मोड x प्लस c2। अच्छा यहाँ का c रह गया, इसे हम c3 नाम दे देते हैं प्लस में। अब ये वैल्यू क्या हो गई आपकी 3/5 x रेज़ टू की पावर 5/3 प्लस 2 इंटू e रेज़ टू की पावर x माइनस लॉग ऑफ मोड x, और हमने क्या किया c दे दिया बड़ा, c1 प्लस c2 प्लस c3, तीनों कांस्टेंट को कंबाइन ने एक बड़ा c ने दे दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये आपका क्या हो गया इंटीग्रेशन, इंटीग्रल हुआ किस फंक्शन का, इस फंक्शन का, राइट। आई होप आपको आज जितना भी हमने पढ़ा समझ आया होगा। थैंक यू।